हेलो गाइस, दिस इज विशाल शर्मा। वेलकम टू द कैटलिस्ट ग्रुप। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और प्रोडक्शन को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। मेटल कास्टिंग में हम डिजाइन ऑफ गेटिंग एलिमेंट्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा लास्ट अब डिजाइन रह रहा है, जिसे हम कहते हैं डिजाइन ऑफ द राइजर। हम राइजर का डिजाइन करने वाले हैं आज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइजर का डिजाइन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब हमने मेटल कास्टिंग सब्जेक्ट स्टार्ट किया था तो मैंने राइजर का नाम सबसे पहले कब लिया था? याद कीजिए, मैंने राइजर का नाम सबसे पहले कब लिया था, वहीं से आपको पता चल जाएगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द राइजर। जल्दी से बताइए, अपने नोट्स में देखिए कि राइजर का फंक्शन क्या होता है। व्हाई डू वी यूज राइजर? राइजर की रिक्वायरमेंट ही क्यों आई? राइजर का सबसे पहला फंक्शन होता है, इट इज यूज्ड टू कंपनसेट द लिक्विड एंड द सॉल्डिफिकेशन श्रिंकेज। वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज यूज्ड टू कंपनसेट लिक्विड एंड सॉल्डिफिकेशन श्रिंकेज। लिक्विड एंड सॉल्डिफिकेशन श्रिंकेज, अगर इसे कंपनसेट करना है तो राइजर का यूज करना ही पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो लिक्विड और सॉल्डिफिकेशन श्रिंकेज को कंपनसेट करने के लिए हम राइजर यूज में लेते हैं। ये श्रिंकेज क्यों होता है? बिकॉज हमें पता है कि जब भी टेम्परेचर डिक्रीज होता है, व्हेन विल बी लिक्विड मेटल कूल डाउन फ्रॉम द पोरिंग टेम्परेचर टू एम्बिएंट टेम्परेचर, देयर विल बी श्रिंकेज। और इस श्रिंकेज को कंपनसेट करने के लिए हम यूज में लेते हैं राइजर। और ये जो राइजर का वॉल्यूम होता है, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं? ये हम डिसाइड करते हैं कि आपके लिक्विड और सॉल्डिफिकेशन श्रिंकेज के टाइम कितना वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, कितना वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। अकॉर्डिंग टू दैट वॉल्यूम वी विल डिसाइड द वॉल्यूम ऑफ द राइजर। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि राइजर का वॉल्यूम किसके हिसाब से डिसाइड होता है कि लिक्विड और सॉल्डिफिकेशन श्रिंकेज के टाइम आपकी कास्टिंग का कितना साइज डिक्रीज हुआ है। अकॉर्डिंग टू दैट वी विल डिजाइन द वॉल्यूम ऑफ द राइजर। सेकंड थिंग, अब आप मुझे एक बात बताइए कि राइजर सॉल्डिफाई पहले होना चाहिए या कास्टिंग? राइजर सॉल्डिफाई पहले होना चाहिए या कास्टिंग? ये पता लगाने के लिए हम पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे आपके एलिमेंट्स ऑफ द गेटिंग डिजाइन का, कि आपके गेटिंग डिजाइन में जो जो एलिमेंट्स होते हैं, पहले मैं सभी का डायग्राम बनाता हूं, ठीक है। उसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तब तक आप ये सोचिए कि राइजर सबसे पहले सॉलिडिफाई होना चाहिए या फिर कास्टिंग। ध्यान से, ठीक है। दोनों का सॉलिडिफिकेशन टाइम अलग अलग होगा, ये मैं खुद कह रहा हूं। ऐसा मत कहना कि सर बाद में कह देंगे कि दोनों एक साथ सॉलिडिफाई होने चाहिए। नहीं, दोनों अलग अलग टाइम सॉलिडिफाई होंगे, लेकिन पहले कौन होगा ये आप डिसाइड कीजिए। तब तक मैं आपको बनाता हूं, ये आपका मोल्ड बॉक्स है और इस मोल्ड बॉक्स में होता है आपका पोरिंग बेसिन। आपको याद हो चुका होगा, दिस इज द स्प्रू रनर। ये आपका रनर है, ये आपकी कास्टिंग है, यहां पर आपका राइजर है। सो दिस इज द राइजर। नाउ वी आर गोइंग टू डिजाइन द राइजर। ठीक है, आते हैं अब देखिए, लिक्विड मेटल फ्लो कर रहा है आपकी मोल्ड कैविटी में। सो दिस आर द लिक्विड मेटल। ये आपका लिक्विड मेटल कहाँ फ्लो कर रहा है? कैविटी में फ्लो कर रहा है। किसके थ्रू फ्लो कर रहा है? गेटिंग एलिमेंट्स के थ्रू। ये आपका लिक्विड मेटल अंदर आ रहा है स्प्रू के थ्रू, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता हुआ स्प्रू बेस वेल में आ चुका है। उसके बाद ये आ रहा है आपके रनर में, और ये रनर से होता हुआ आपके मोल्ड कैविटी में पहुंच चुका है। कहाँ पहुंच चुका है? मोल्ड कैविटी में। लेकिन अभी भी हम लिक्विड मेटल फिल करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और ये पहुंच चुका है राइजर की टॉप सरफेस पर। अब हम लिक्विड मेटल को फिल नहीं करेंगे, क्योंकि अब हमें पता चल चुका है कि लिक्विड मेटल मोल्ड कैविटी के हर कॉर्नर में पहुंच चुका है। लिक्विड मेटल मोल्ड कैविटी के हर कॉर्नर में पहुंच चुका है। अब स्टार्ट होगा सॉलिडिफिकेशन। क्या स्टार्ट होगा? सॉलिडिफिकेशन। तो जब सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होगा तो जहां जहां लिक्विड मेटल है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ए सॉलिड कास्टिंग। इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ए सॉलिड कास्टिंग। ठीक है, ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड कास्टिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होता है सबसे पहले कहां होता है? सॉलिडिफिकेशन होता है आउटर मोस्ट सरफेस पर। कहां पर? आउटर मोस्ट सरफेस पर सबसे पहले स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले सॉलिडिफिकेशन कहां होगा? देखिए, सबसे पहले सॉलिडिफिकेशन होगा यहां पर, फिर यहां पर, यहां पर, मतलब जो भी आउटर मोस्ट सरफेस होगी वहां पर होगा सॉलिडिफिकेशन। सो ऐसे सॉलिडिफिकेशन होगा। उसके बाद सॉलिडिफिकेशन होगा ऐसे। ये सॉलिडिफिकेशन हो रहा है आउटर मोस्ट सरफेस पर, आउटर मोस्ट सरफेस पर सॉलिडिफिकेशन, आउटर मोस्ट सरफेस पर, आउटर मोस्ट सरफेस पर सॉलिडिफिकेशन। तो सॉलिडिफिकेशन भी हो रहा है, और क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन।
और क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन। तो जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा तो लिक्विड मेटल आपका राइजर से कैविटी में आ रहा होगा। जैसे जैसे लिक्विड मेटल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो लिक्विड मेटल राइजर से अंदर आता जाएगा। लिक्विड मेटल राइजर से कहां आता जाएगा, अंदर आता जाएगा। और अंदर कैसे आता है ये मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रखा है, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट दैट कि अगर राइजर पहले सॉलिडिफाई हो गया, अगर राइजर पहले सॉलिडिफाई हो गया तो ये लो राइजर सॉलिडिफाई हो गया है। अब जब कॉन्ट्रैक्शन होगा लिक्विड मेटल का, अगर यहां पर लिक्विड मेटल है, अब अगर इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इसको कंपनसेट करने के लिए कौन है, कोई नहीं है। अगर आपका राइजर सॉलिडिफाई हो गया और अंदर लिक्विड मेटल रह गया कास्टिंग में, तो जब वो सॉलिडिफाई होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण उसका वॉल्यूम कम होगा। लिक्विड मेटल जब सॉलिडिफाई होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण उसका वॉल्यूम कम होगा, लेकिन इस वॉल्यूम में कमी को कंपनसेट करने के लिए क्या कोई है, नहीं है। क्यों, क्योंकि सर राइजर तो सॉलिडिफाई हो गया। तो अगर राइजर में आपका मेटल सॉलिडिफाई हो चुका है तो अब वो कैविटी में नहीं जा पाएगा, जिसके कारण आपकी जो कास्टिंग है वो डिफेक्टिव प्रोड्यूस होगी। जिस डिजायर्ड डायमेंशन में आप कास्टिंग प्रोड्यूस करना चाहते थे उस डिजायर्ड डायमेंशन में कास्टिंग प्रोड्यूस नहीं होगी। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट थ्योरेटिकल पॉइंट की अगर हम बात करें तो मैं कहना चाहता हूं सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ राइजर, सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ राइजर should be more than or equals to solidification time of the casting, solidification time of the casting। ध्यान रखिए, अगर राइजर पहले सॉलिडिफाई हो गया तो लिक्विड मेटल के श्रिंकेज को कंपनसेट करने के लिए कोई भी नहीं बचेगा। या तो उसके बराबर होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन हम हमेशा चाहेंगे कि वो क्या रहे, ज्यादा रहे। क्यों, क्योंकि बराबर होगा तो हम ये इंश्योर नहीं कर पाएंगे कि श्रिंकेज का कंपनसेशन हुआ है या नहीं हुआ है। इसलिए हम क्या चाहते हैं कि राइजर का सॉलिडिफिकेशन टाइम शुड बी मोर देन द सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ द कास्टिंग। और ये किसके इक्वल होता है बताइए, दिस विल बी इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ v बाई a होल स्क्वायर ऑफ राइजर, होल स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर ऑफ राइजर। अब देखिए क्या है, राइजर को मैं अब R से डिनोट करूंगा, पूरा नहीं लिखूंगा। सो दिस शुड बी मोर देन और इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ v बाई a ऑफ होल स्क्वायर ऑफ कास्टिंग C। अब आप मुझे एक बात बताइए, राइजर में जो लिक्विड मटेरियल है, लिक्विड मेटल है, और आपकी जो कास्टिंग में जो लिक्विड मेटल है, दोनों का कॉम्पोजिशन सेम है या अलग अलग है? अरे सेम ही तो है। जो लिक्विड मेटल हमने यहां से डाला था वही तो राइजर में गया है। तो ये K से K क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब K से ये कैंसिल आउट हो गया तो कौन बच गया, V बाई a स्क्वायर ऑफ राइजर शुड बी मोर देन और इक्वल्स टू V बाई a स्क्वायर ऑफ कास्टिंग। दोनों से स्क्वायर हटा दीजिए, V बाई a ऑफ राइजर शुड बी मोर देन और इक्वल्स टू V बाई a ऑफ कास्टिंग। पहला रिलेशन ये रिलेशन डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है। V बाई a ऑफ राइजर शुड बी मोर देन ऑफ V बाई a ऑफ द कास्टिंग। V बाई a का मतलब क्या है, V बाई a का मतलब क्या है, याद करो। V बाई a का मतलब क्या है, V बाई a का मतलब है मॉड्यूलस। V बाई a का मतलब है मॉड्यूलस। सो मैं यहां लिख रहा हूं कि मॉड्यूलस ऑफ राइजर शुड बी मोर देन और इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ कास्टिंग, मॉड्यूलस ऑफ कास्टिंग। याद रखना, मॉड्यूलस ऑफ कास्टिंग। ये इक्वेशन यूज में आने वाली है, मॉड्यूलस वाली। ये मॉड्यूलस वाली इक्वेशन यूज में आएगी, इसलिए इस इक्वेशन को आपको याद रखना है। इसमें याद क्या रखना है, ये तो सीधा ही आ रहा है, कुछ रटवाया थोड़ी ना है मैंने, कोई हमने डेरिवेशन थोड़ी ना किया है। दिस इज जस्ट ए थ्योरी, और थ्योरी को हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है कि नहीं? बिल्कुल सर है। अब देखिए मॉड्यूलस मतलब क्या होता है, V बाई a। मॉड्यूलस मतलब क्या होता है, V बाई a। अब मैं एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, देखिए कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इट इज द इनवर्स ऑफ द मॉड्यूलस। ध्यान से,
व्हाट इज कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स? कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल्स टू 1 बाय मॉड्यूलस, और मैं इसको क्या लिख सकता हूं? इट विल बी इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय v बाय a, 1 डिवाइड बाय v बाय a, एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू a डिवाइड बाय v, दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू a डिवाइड बाय v। अब ध्यान से सुनना, इसमें अलग ही फीलिंग है। कोई चीज कूल सबसे जल्दी कब होगी? जब उसका एरिया सबसे ज्यादा होगा और वॉल्यूम सबसे कम होगा। कूल जल्दी होने का मतलब है सॉल्डिफिकेशन टाइम बहुत कम होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स और मॉड्यूलस, दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर मॉड्यूलस ज्यादा है तो सॉल्डिफिकेशन टाइम ज्यादा है, और सॉल्डिफिकेशन टाइम ज्यादा है तो कूलिंग रेट बहुत ही ज्यादा है। कूलिंग रेट बहुत ज्यादा है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बहुत कम है। ठीक है, वर्ड्स में कंफ्यूज ना होइए। अगर आपका मॉड्यूलस ज्यादा है तो सॉल्डिफिकेशन टाइम ज्यादा है तो कूलिंग रेट बहुत कम है, मतलब बहुत धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। ठीक है, हर कोई चीज ज्यादा होने पे सब चीजें ज्यादा नहीं होती है। अगर मॉड्यूलस बहुत कम है तो सॉल्डिफिकेशन टाइम बहुत कम है, तो अगर सॉल्डिफिकेशन टाइम बहुत कम है तो बहुत जल्दी ठंडा होकर सॉल्डिफाई हो रहा है, तो मतलब एरिया अगर ज्यादा है तो सॉल्डिफिकेशन टाइम क्या होगा? कम, और अगर सॉल्डिफिकेशन टाइम बहुत कम होगा तो बहुत जल्दी ठंडा होगा। अगर वॉल्यूम बहुत कम है, बहुत छोटी कास्टिंग है, तो सॉल्डिफिकेशन टाइम बहुत कम होगा, और सॉल्डिफिकेशन टाइम अगर बहुत कम है तो बहुत जल्दी ठंडी हो रही है, और अगर बहुत जल्दी ठंडी हो रही है तो कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज द रेशियो ऑफ द एरिया टू द वॉल्यूम। अब देखिए, मॉड्यूलस ऑफ राइजर शुड बी मोर देन और इक्वल्स टू द मॉड्यूलस ऑफ द कास्टिंग, बट इन केस ऑफ द कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स राइजर की ज्यादा होनी चाहिए या कास्टिंग की? मतलब सबसे जल्दी कूल कौन हो जाना चाहिए? कास्टिंग, ना कि राइजर। सो द कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द राइजर क्या होनी चाहिए? जल्दी बताइए, कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द राइजर क्या होनी चाहिए? इस फॉर्मूले का यूज करो, इस फॉर्मूले को इस a बाई वी में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। कैसे कर सकते हैं? इस वैल्यू को हम इधर ले आए इनइक्वलिटी के, इस वैल्यू को हम इधर ले आए इनइक्वलिटी के, तो देखिए क्या होता है। सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू a बाई वी ऑफ कास्टिंग शुड बी मोर देन और इक्वल्स टू a बाई वी ऑफ राइजर, मतलब आपकी कास्टिंग की कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एज कंपेयर टू द कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द राइजर ज्यादा होनी चाहिए। ये अपोजिट है सॉल्डिफिकेशन टाइम का, याद रखना। कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज द अपोजिट ऑफ द सॉल्डिफिकेशन टाइम। अगर सॉल्डिफिकेशन टाइम ज्यादा है, कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कम है। अगर सॉल्डिफिकेशन टाइम कम है तो कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा है। तो एक ज्यादा है तो दूसरा कम, दूसरा ज्यादा है तो एक कम। तो अगर हम बात करते हैं कास्टिंग की, तो कास्टिंग का जो सॉल्डिफिकेशन टाइम है वो क्या है? कम है, तो कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? ज्यादा। और अगर हम बात करते हैं राइजर की, तो राइजर का सॉल्डिफिकेशन टाइम क्या है? ज्यादा, तो कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? कम। तो मतलब आपकी कास्टिंग जल्दी ठंडी हो जानी चाहिए और राइजर आराम से बाद में ठंडा होगा, ताकि जो भी कंपनसेशन करना था, जो भी हमने अलाउंस प्रोवाइड करना था, वो क्या हो जाए? फुलफिल हो जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट द कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब अगर राइजर का सॉल्डिफिकेशन टाइम ज्यादा होना चाहिए तो उसका एरिया क्या होना चाहिए? कम। इधर आओ। अगर राइजर का सॉल्डिफिकेशन टाइम ज्यादा होना चाहिए तो उसका एरिया क्या होना चाहिए? कम। उसका एरिया क्या होना चाहिए? कम। अरे यार, सॉल्डिफिकेशन टाइम ज्यादा कब होगा? व्हेन द एरिया विल बी लेस। व्हाट इज सॉल्डिफिकेशन टाइम? भूल जाते हो? सॉल्डिफिकेशन टाइम इज प्रोपोर्शनल टू v बाई ए स्क्वायर। अगर एरिया कम होगा तो सॉल्डिफिकेशन टाइम अपने आप ही क्या हो जाएगा? ज्यादा।
मतलब हम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को कम करने के लिए एरिया को कम कर रहे हैं, तो जैसे ही हमने एरिया कम किया सॉलिडिफिकेशन टाइम क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो हम चाहते हैं सॉलिडिफिकेशन ऑफ द टाइम ऑफ द राइजर शुड बी मोर देन द सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ द कास्टिंग। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो यहां मैंने आपको क्या बताया, ये बिल्कुल सिंपल सा मैंने फंडामेंटल बताया है कि राइजर का फंक्शन पूरा फुलफिल होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, राइजर को सबसे लास्ट में सॉलिडिफाई करना पड़ता है। अब मैंने आपको यहाँ एक पॉइंट और बताया कि जो राइजर है उसका एरिया कम होना चाहिए फॉर ए गिवन वॉल्यूम ऑफ द राइजर। अगर हम बात करते हैं डिफरेंट ज्योमेट्रीज की, तो फॉर ए गिवन वॉल्यूम ऑफ द राइजर, किसी गिवन वॉल्यूम के लिए किस ज्योमेट्री का एरिया सबसे कम होता है। तो देखिए मैं यहां पर दो राइजर बना रहा हूं, एक तो है राइजर आपका स्फेरिकल राइजर, सो दिस राइजर इज द स्फेरिकल राइजर। ठीक है, एक मैं बनाऊंगा सिलेंड्रिकल राइजर। इन दोनों राइजर के अलावा मैं किसी पर बात नहीं करूंगा। यह है आपका सिलेंड्रिकल राइजर, दूसरा है आपका स्फेरिकल राइजर। ठीक है, एक है सिलेंड्रिकल, दूसरा है स्फेरिकल। इसका भी वॉल्यूम V है, इसका भी वॉल्यूम V है, इसका है एरिया A1, इसका है एरिया A2। फॉर ए गिवन वॉल्यूम ऑफ द राइजर, इन दोनों राइजर में से किसका एरिया कम होगा बताइए। आपका एरिया A1 कम होगा एज कंपेयर टू A2। मतलब जो स्फेरिकल राइजर होते हैं उनका एरिया बहुत कम होता है। तो अगर स्फेरिकल राइजर का एरिया बहुत कम है तो स्फेरिकल राइजर का सॉलिडिफिकेशन टाइम फॉर गिवन वॉल्यूम ऑफ द राइजर सभी राइजर से क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आ गई, देखो प्रॉब्लम आ चुकी है कि जब सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होगा तो सॉलिडिफिकेशन कैसे होगा, देखो ऐसे होगा। सो दिस विल बी द सॉलिडिफिकेशन, ऐसे ही होगा सॉलिडिफिकेशन। राइजर में कैसे सॉलिडिफिकेशन होगा, इसके चारों तरफ ये जो हैचिंग की है मैंने, ये सॉलिडिफाई हो चुका है। लिक्विड मेटल कहां होगा सर, एट द सेंटर ऑफ द राइजर। सो दिस इज द लिक्विड मेटल। व्हाट इज दिस, दिस इज द लिक्विड मेटल। अब अगर श्रिंकेज होता है लिक्विड स्टेट या फिर सॉलिडिफिकेशन स्टेट में, तो ये जो लिक्विड मेटल है क्या अंदर आ पाएगा स्फेरिकल राइजर के लिए, नहीं। क्यों, क्योंकि ये तो सेंटर पर है, ये अंदर नहीं आ पाएगा। अब क्या करें, तो इसलिए हम कभी भी स्फेरिकल राइजर को यूज में नहीं लेते हैं, बिकॉज द अवेलेबिलिटी ऑफ द लिक्विड मेटल इज एट द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल राइजर। उसका क्या यूज, वो तो घुस ही नहीं सकता अंदर से। अब रास्ता है क्या जाने के लिए, नहीं है ना। तो इसलिए हम स्फेरिकल राइजर को कभी भी यूज नहीं करते। लेकिन इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात यह है कि इसका जो एरिया होता है फॉर ए गिवन वॉल्यूम ऑफ द राइजर, इट विल बी द मिनिमम। एक वॉल्यूम के लिए अगर मान लो हमें 1 मीटर क्यूब का राइजर लगाना है, तो इसका भी वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब, इट्स वॉल्यूम इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब। देन द सरफेस एरिया ऑफ द राइजर किसका मिनिमम होगा, स्फेरिकल का। तो हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है स्फेरिकल के लिए कि इसका सरफेस एरिया मिनिमम होता है, लेकिन यूज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इसके सेंटर में लिक्विड अवेलेबल होता है और वो अंदर नहीं आ पाता है। सेंटर में लिक्विड मेटल अवेलेबल है, अंदर नहीं आ पाएगा, तो उसका क्या यूज है। इसलिए हम किसका यूज करते हैं, सिलेंड्रिकल राइजर का। किसका यूज करते हैं, सिलेंड्रिकल राइजर का। अब हम क्या चाहेंगे कि सिलेंड्रिकल राइजर का एरिया मिनिमम से मिनिमम हो। हम बाउंड्री कंडीशन लेके आएंगे कि किस बाउंड्री कंडीशन पर सिलेंड्रिकल राइजर का एरिया मिनिमम से मिनिमम होता है। ठीक है, 2 टाइप्स के राइजर होते हैं सिलेंड्रिकल राइजर में। कितने टाइप्स के, 2 टाइप के। एक होता है आपका टॉप राइजर, दूसरा होता है आपका बॉटम राइजर। सिलेंड्रिकल राइजर के भी 2 है। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सिलेंड्रिकल राइजर की। तो मैं सिंपली लिख रहा हूं टाइप्स ऑफ राइजर्स, टाइप्स ऑफ राइजर्स। ठीक है, सबसे पहला राइजर हम बात करने वाले हैं, दैट इज द साइड राइजर। साइड राइजर कैसे होता है, देखिए अब मैं सिर्फ कास्टिंग बनाऊंगा। सो दिस इज योर कास्टिंग। कास्टिंग के साइड में लगा होगा, साइड में कहां, यहां पर। सो दिस इज योर साइड राइजर, दिस इज योर साइड राइजर। इस साइड राइजर की हाइट है h, इसका डायमीटर है स्मॉल d। ठीक है, दिस इज योर साइड राइजर एंड दिस इज योर कास्टिंग। दूसरा टाइप का राइजर होता है आपका टॉप राइजर। टॉप राइजर कैसे होगा,
टॉप राइजर बहुत इजी है, अब आप खुद डायग्राम बना दोगे टॉप राइजर का। टॉप राइजर कैसे होगा? कास्टिंग के टॉप सरफेस पर या बॉटम सरफेस पर? सर टॉप सरफेस पर, नाम ही है तो उसमें क्या शंका। तो ये क्या हो गया आपके टॉप राइजर, ये क्या हो गया टॉप। टॉप में भी राइजर की हाइट को हम कैसे डिनोट करें? एच से, डायमीटर को डी से। कौन से टाइप का राइजर है ये? सिलेंड्रिकल राइजर है। हमारा फोकस डी किस पर रहेगा? सिलेंड्रिकल राइजर पर। अब बात करते हैं हीट ट्रांसफर की। हीट ट्रांसफर कहां कहां से हो रहा है? देखो राइजर में सर यहां से हो रहा है, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, बॉटम साइड से। ऊपर से भी हो रहा है, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, ऊपर वाले से भी। सर इसके साइड से भी हो रहा है, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से। ये जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, क्या हो रहा है? हीट ट्रांसफर। सर इधर से भी होगा, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, मतलब पूरे एरिया से ही होगा। इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं अपने, मैं लिख रहा हूं यहां पे नेग्लेक्ट। तो पूरे से ही हीट ट्रांसफर हो रहा है, मतलब चारों तरफ से हीट ट्रांसफर होगा अगर आपका राइजर कैसा है? साइड राइजर। कैसा राइजर है? साइड राइजर। इसमें क्या होगा? इसमें चारों तरफ से हीट ट्रांसफर नहीं होगा। नीचे से कैसे होगा भाई? नीचे तो कास्टिंग है, नीचे से हीट ट्रांसफर नहीं होगा। इसमें एरिया कम हो चुका है, इसमें एरिया कम हो चुका है। इधर से हीट ट्रांसफर, इधर से हीट ट्रांसफर है, इधर से भी हीट ट्रांसफर है। हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर मतलब ठंडा होने के लिए। हीट कहां जाएगी? बाहर ही तो जाएगी। जहां से जगह मिलेगी वहां से हीट बाहर जाएगी, चारों दिशाओं में। लेकिन इसमें नीचे से नहीं जाएगा। इसमें एरिया ऑफ द हीट ट्रांसफर एज कंपेयर टू दिस राइजर क्या होगा? कम होगा। यहां पर एरिया ऑफ हीट ट्रांसफर बताओ, बहुत ही इजी है। एरिया ऑफ द हीट ट्रांसफर, सो दिस विल बी द एरिया ऑफ द हीट ट्रांसफर। कौन सा राइजर है ये? साइड राइजर है। अगर मैं इस पोर्शन को नेग्लेक्ट कर देता हूं, सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू पाई बाय 4 डी स्क्वायर प्लस पाई डी एच। दिस विल बी पाई डी एच। ठीक है, यहां पर हीट ट्रांसफर का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ द हीट ट्रांसफर इन केस ऑफ टॉप राइजर। ये किसके लिए था? साइड के लिए। ये किसके लिए है? टॉप राइजर के लिए। जल्दी से बताओ, जल्दी से फॉर्मूला लिखो। पाई बाय 4 डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी लेके चल रहे हैं अपने, पाई बाय 4 डी स्क्वायर प्लस पाई डी एच। सो दिस विल बी पाई बाय 4 डी स्क्वायर प्लस पाई डी एच। यहां पर 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। अब फॉर ए गिवन वॉल्यूम ऑफ द राइजर, the area of the heat transfer, the area of the heat transfer in case of the side riser is more as compared to the area of the heat transfer in comparison of top riser। ठीक है, साइड राइजर का एरिया ज्यादा होगा, टॉप राइजर का कम होगा, क्योंकि नीचे वाला जो एरिया है वो पार्ट नहीं ले रहा है हीट ट्रांसफर करने के लिए। It is not taking part into the heat transfer. That's why the area of the heat transfer in case of the top riser is less as compared to the side riser. क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब तो आपके मन में आना चाहिए कि सर हमें तो हमेशा टॉप ही यूज करें। जरूरी नहीं है, आप साइड भी यूज कर सकते हो। दोनों राइजर हम यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हम दोनों राइजर यूज कर सकते हैं। मैं यहां पर यह नहीं बता रहा हूं कि टॉप करें या साइड करें, मैं यहां पर यह बता रहा हूं कि दोनों में से एरिया किसका कम होता है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं साइड राइजर और टॉप राइजर के लिए मिनिमम एरिया के लिए डी और एच के बीच में रिलेशन निकालना चाहता हूं। डी और एच के बीच में रिलेशन निकालना चाहता हूं मिनिमम एरिया के लिए। किसके लिए? मिनिमम एरिया के लिए। ध्यान से सुनिए मेरी बात। टॉप राइजर और साइड राइजर दोनों हम यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि टॉप राइजर का हीट ट्रांसफर एरिया कम है तो हम उसे यूज करेंगे, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। हम ऑप्टिमम कंडीशन फाइंड आउट करना चाहते हैं टॉप राइजर और साइड राइजर दोनों के लिए अलग अलग, कि मिनिमम एरिया के लिए एच और डी में क्या रिलेशन होगा, एच और डी में क्या रिलेशन होगा। तो यहां पर अगर आप एक लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, फॉर ए गिवन वॉल्यूम ऑफ द राइजर, फॉर ए गिवन वॉल्यूम ऑफ द राइजर, उसके आगे आपको लिखना है द एरिया ऑफ द हीट ट्रांसफर इन केस ऑफ द साइड राइजर इज मोर एज कंपेयर टू द टॉप राइजर। दैट्स व्हाई टॉप राइजर इज मोर इफेक्टिव एज कंपेयर टू द साइड राइजर। अब मैं क्या फाइंड आउट करना चाहता हूं, ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर द साइड राइजर एंड टॉप राइजर।
ऑप्टिमम कंडीशन फॉर साइड राइजर एंड टॉप राइजर। अगर हम उस ऑप्टिमम कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपका जो एरिया होगा हीट ट्रांसफर का वो मिनिमम होगा। क्या होगा? मिनिमम। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑप्टिमम कंडीशन। ऑप्टिमम कंडीशन फॉर मिनिमम एरिया। ऑप्टिमम कंडीशन फॉर मिनिमम एरिया। अब ये ऑप्टिमम कंडीशन हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं साइड राइजर की। किसकी? साइड राइजर की। तो पहला है साइड राइजर, बहुत ही इजी है साइड राइजर। इसमें हमें कुछ भी नया फॉर्मूला नहीं लगाना है, कुछ भी नया नहीं लगाना है। देखिए साइड राइजर के केस में एरिया ऑफ द हीट ट्रांसफर क्या था, अभी लिखा है हमने, अभी लिखा है हमने। इसकी वैल्यू क्या थी? इसकी वैल्यू थी ट्वाइस ऑफ पाई बाय 4 डी स्क्वायर प्लस पाई डी एच। इसको सॉल्व कर दीजिए। एरिया ऑफ द हीट ट्रांसफर, एरिया ऑफ द हीट ट्रांसफर इन केस ऑफ द साइड राइजर विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 2 डी स्क्वायर प्लस पाई डी एच। अब देखिए एरिया किस किस पर डिपेंड कर रहा है? डी और एच पर। एरिया किस किस पर डिपेंड कर रहा है? डी और एच पर। तो एरिया को मिनिमम करने के लिए हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं। लेकिन यहां पर तो दो वेरिएबल है। अब इन दोनों वेरिएबल को हमें एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इन दोनों वेरिएबल को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सिंगल वेरिएबल में। अगर हम यहां पर मिनिमम एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपने बहुत सारी जगह किया होगा मैक्सिमम पावर निकालने के लिए। ठीक है, मिनिमम पावर निकालने के लिए इन केस ऑफ द कंप्रेसर, मैक्सिमम पावर निकालने के लिए इन केस ऑफ द टरबाइन, एफिशिएंसी मैक्सिमम करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन हम किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं जिस पर वो चीज डिपेंड करती है। सो हियर एरिया इज द फंक्शन ऑफ द डायमीटर एज वेल एज द हाइट। तो यहां पर दो वेरिएबल है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा? सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सिंगल वेरिएबल में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ द राइजर विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 4 डी स्क्वायर एच। तो यहां से हम क्या करते हैं? एच की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो एच की वैल्यू क्या होगी बताइए? एच की वैल्यू जल्दी से बताइए। इट विल बी 4v डिवाइड बाय पाई डी स्क्वायर, 4v डिवाइड बाय पाई डी स्क्वायर। यहां पर v वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट, क्योंकि हम डिसाइड कर चुके हैं राइजर का वॉल्यूम कितना होना चाहिए। हम ये डिसाइड कर चुके हैं कि इतना कॉन्ट्रैक्शन होगा और इस कॉन्ट्रैक्शन को कंपनसेट करने के लिए राइजर का वॉल्यूम कितना होना चाहिए, विच मीन्स वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए इस h की वैल्यू को आप इस फॉर्मूले में पुट कीजिए। तो जब आप इस h की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो एरिया ऑफ द हीट ट्रांसफर क्या आएगा? अब मैं सिर्फ सिंपली a लिख रहा हूं। इट विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 2 डी स्क्वायर, पाई बाय 2 डी स्क्वायर प्लस पाई का पाई रहेगा, d का d रहेगा, h की जगह क्या आएगा? 4v डिवाइड बाय पाई डी स्क्वायर, 4v डिवाइड बाय पाई डी स्क्वायर। सो दिस पाई विल बी कैंसिल्ड आउट। ये पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल्ड आउट हो जाएगा। अब इस d से ये d की पावर 2 कैंसिल्ड आउट हो जाएगी। तो एरिया की वैल्यू क्या आएगी? a विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 2 डी स्क्वायर प्लस ये क्या होगा? 4v डिवाइड बाय d। सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 4v डिवाइड बाय d। दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 4v डिवाइड बाय t। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द एरिया। ये आपकी किसकी वैल्यू है? एरिया की वैल्यू है। और ये एरिया किस पर डिपेंड कर रहा है? डायमीटर पर, क्योंकि वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। अब हमें पता चल गया कि एरिया अगर डायमीटर पर डिपेंड कर रहा है तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? जल्दी से बताओ। तो यहां पर वेरिएबल क्या है? सिर्फ डायमीटर। तो एरिया मिनिमम होने के लिए हम एरिया का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डायमीटर। सो फॉर मिनिमम एरिया, फॉर मिनिमम एरिया, मिनिमम एरिया के लिए हम क्या करेंगे? देखिए मिनिमम एरिया के लिए डी ए डिवाइड बाय डी डी शुड बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, कैपिटल डी लिख लीजिए, कैपिटल डी लिख लीजिए, स्मॉल डी मत लिखिए क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। डी ए डिवाइड बाय डी डी will be equals to 0, which means the differentiation of the area with respect to its diameter should be equals to 0. ठीक है, in case of the minimum area। अब डिफरेंशिएशन कीजिए और 0 के आगे पुट कीजिए। सो दिस 0 will be equals to किसके इक्वल होगा? पाई बाय 2 क्या है? कांस्टेंट। सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 2। डी स्क्वायर का क्या होगा? ट्वाइस ऑफ डी, ट्वाइस ऑफ डी प्लस
4v क्या है, कांस्टेंट, सो दिस विल बी 4v। ये v कांस्टेंट है, वॉल्यूम, d कहां जाएगा, ऊपर, तो d की पावर क्या हो जाएगी, -1। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो पावर क्या आएगी, आगे, तो ये पावर आपकी आ गई आगे, और एक पावर क्या हो जाएगी, कम, सो दिस विल बी -1। तो ये 0 के इक्वल है। तो देखिए π/2 ट्वाइस ऑफ d विल बी इक्वल्स टू, ये माइनस वाली टर्म में उधर ले गया हूं, विल बी इक्वल्स टू 4v डिवाइड बाय d स्क्वायर, 4v डिवाइड बाय d स्क्वायर, पढ़ा रहने दो। π/2 ट्वाइस ऑफ d इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाय d स्क्वायर, v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू है π/4 d स्क्वायर h, सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू π/4 d स्क्वायर h, π/4 d स्क्वायर h। तो अब जो जो आपको मिल रहा है कैंसिल आउट कीजिए, सो दिस 2 कैंसिल आउट, पाई कैंसिल आउट, 4 कैंसिल आउट, d स्क्वायर कैंसिल आउट, तो क्या बच गया, h इक्वल्स टू d, h इक्वल्स टू d, h किसके इक्वल हो गया, d के इक्वल हो गया। सो दिस इज द ऑप्टिमम कंडीशन इन विच एरिया विल बी मिनिमम इन केस ऑफ द साइड राइजर। ये किसके लिए है, साइड राइजर के लिए है। तो अब हमने साइड राइजर के लिए अगर ऑप्टिमम कंडीशन निकाली है तो उसकी कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी निकाल लेते हैं कि कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम। सो हम निकाल रहे हैं a डिवाइड बाय v की वैल्यू। सरफेस एरिया क्या है, देखिए सरफेस एरिया क्या है, सरफेस एरिया है π/2 d स्क्वायर प्लस πdh, सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू π/2 d स्क्वायर प्लस πdh डिवाइड बाय वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, π/4 d स्क्वायर h, π/4 d स्क्वायर h, h किसके इक्वल है, d के इक्वल है, तो पुट कर दीजिए a/v विल बी इक्वल्स टू π/2 d स्क्वायर प्लस πd स्क्वायर डिवाइड बाय π/4 d स्क्वायर इंटू d। तो इसको मैं लिख लेता हूं d क्यूब, क्या लिख लेता हूं, d क्यूब। सो पाई टू पाई विल बी कैंसिल आउट, पाई टू पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो a/v की वैल्यू क्या आएगी, a/v विल बी इक्वल्स टू, किसके इक्वल आएगा ये, d स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस d स्क्वायर डिवाइड बाय d क्यूब डिवाइड बाय 4, d क्यूब डिवाइड बाय 4। यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 4 को मैं ऊपर ले जाता हूं, हाँ जी ले जाइए, a/v विल बी इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2d स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर डिवाइड बाय d क्यूब, 4 को ऊपर ले जाकर मल्टीप्लाई करना तब पता चल जाएगा। सो दिस a/v यही लिख लेता हूं मैं, a/v विल बी इक्वल्स टू d स्क्वायर कॉमन लेके d क्यूब के साथ कैंसिल आउट करेंगे, 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 6, तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 6 डिवाइड बाय d। आपको ये ऑप्टिमम कंडीशन याद रखनी है, दिस इज द ऑप्टिमम कंडीशन इन केस ऑफ द, कौन सा राइजर है, साइड राइजर, दिस इज द ऑप्टिमम कंडीशन इन केस ऑफ द साइड राइजर। क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। ये ऑप्टिमम कंडीशन आपको साइड राइजर के लिए याद रखनी है। ये किसके लिए है, साइड राइजर के लिए, ये भी किसके लिए है, साइड राइजर के लिए, लिख लीजिए इसे, साइड राइजर के लिए। अगर ये कंडीशन आप फुलफिल करते हो, अगर आपका एरिया टू वॉल्यूम रेशियो 6/d होता है, और ये 6/d कब होगा, जब h d के इक्वल होगा, तो इस केस में आपके साइड राइजर का एरिया क्या होगा, मिनिमम। साइड राइजर का एरिया क्या होगा, मिनिमम होगा। अब मैं किसकी बात करूंगा साइड के बाद, टॉप राइजर की। किसकी बात करता हूं, टॉप राइजर की। अगर इसमें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है तो वो टॉप राइजर में पूरी की पूरी दूर हो जाएगी। देखो, हालांकि नहीं होनी चाहिए कंफ्यूजन, ठीक है। टॉप राइजर की अब मैं बात करने वाला हूं। सेकंड नंबर है आपका टॉप राइजर। तो अगर आपको ये चीज बिल्कुल समझ में आ चुकी है तो आप जल्दी से वो वीडियो पॉज करके, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो टॉप राइजर के लिए ऑप्टिमम कंडीशन फाइंड आउट कीजिए, फिर देखिए कि क्या ये वही ऑप्टिमम कंडीशन है जो मैं ड्राइव करने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, टॉप राइजर के लिए ये ऑप्टिमम कंडीशन को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए सेकंड नंबर का आपका राइजर है टॉप राइजर। कौन सा राइजर, टॉप राइजर, ठीक है। ये काफी इजी हो जाएगा अब आपके लिए। सो एरिया ऑफ द हीट ट्रांसफर इन केस ऑफ द टॉप राइजर
विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 4 डी स्क्वायर प्लस पाई डी एच। पाई डी एच और वॉल्यूम क्या है पहले ही लिख लेते हैं, वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 4 डी स्क्वायर एच। तो यहां से h की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। h की वैल्यू क्या आती है, h विल बी इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ v डिवाइड बाय पाई डी स्क्वायर। अब देखिए एरिया ऑफ द हीट ट्रांसफर क्या होगा, एरिया विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 4 डी स्क्वायर प्लस पाई डी मल्टीप्लाई विद 4v डिवाइड बाय पाई डी स्क्वायर, डिवाइड बाय पाई डी स्क्वायर। सो पाई टू पाई विल बी कैंसिल आउट, सो दिस एरिया विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 4 डी स्क्वायर प्लस पाई टू पाई विल बी कैंसिल आउट, एक डी से ये डी कैंसिल आउट हो जाएगा, पिछले वाली तो चीज है ये, तो क्या बचेगा 4v, नीचे क्या बचेगा डिवाइड बाय डी, 4v नीचे क्या बचेगा डिवाइड बाय डी। ये क्या हो जाएगा एरिया ऑफ द हीट ट्रांसफर इन केस ऑफ द टॉप राइजर। अब हम ये एरिया क्या करना चाहते हैं, मिनिमम करना चाहते हैं। कुछ लोगों के दिमाग में आएगा सर h की वैल्यू ऐसे क्यों पुट की, क्योंकि हम इसे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। यहां पर सिंगल वेरिएबल है डी और वॉल्यूम क्या है आपका कांस्टेंट, क्योंकि वॉल्यूम डिसाइड हो चुका है कि कितना वॉल्यूम होना चाहिए, वॉल्यूम को आप चेंज नहीं कर सकते हो, क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर मिनिमम एरिया की कंडीशन लगाएंगे, फॉर मिनिमम एरिया दिस d डिवाइड बाई डी, ये स्मॉल d होता है, कंफ्यूजन के लिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं। सो दिस dA डिवाइड बाई dd शुड बी इक्वल्स टू 0, शुड बी इक्वल्स टू 0 फॉर ऑप्टिमम एरिया कंडीशन। ठीक है, ऑप्टिमम में हम क्या करें, मिनिमम एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू d, 0 विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 4 क्या है कांस्टेंट, सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 4, डी स्क्वायर का करोगे तो आपका क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ d प्लस 4v इज कांस्टेंट, अभी किया ही था, दिस इज द 4v डिवाइड बाय डी स्क्वायर मल्टीप्लाई विद -1, मल्टीप्लाई विद -1। तो जब आप इसको सोल्व करोगे सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 4 2d इक्वल्स टू 4v डिवाइड बाय डी स्क्वायर। v की वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई बाय 4 2d इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाय डी स्क्वायर मल्टीप्लाई विद पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू एच, पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू एच। तो कैंसिल आउट करना स्टार्ट कीजिए, सो दिस पाई विल बी कैंसिल आउट, ओके, सो दिस 4 विल बी कैंसिल आउट, दिस डी स्क्वायर विल बी कैंसिल्ड आउट। अब ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहां से देखो ये है h, ये क्या है d बाय 2, सो दिस h विल बी इक्वल्स टू d बाय 2। h किसके इक्वल होना चाहिए d बाय 2, किसके लिए, मिनिमम एरिया की कंडीशन को फुलफिल करने के लिए। सो दिस इज द ऑप्टिमम कंडीशन फॉर द टॉप राइजर, ये आपकी ऑप्टिमम कंडीशन है टॉप राइजर के लिए। दिस मे बी आस्क्ड इन योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आल्सो, सो इट इज द केस ऑफ द टॉप राइजर। अब ये वैल्यू आप पुट कर रहे होंगे a बाई वी के रेशियो में, सो a बाई वी का रेशियो क्या है, a डिवाइड बाई वी, व्हाट इज a है आपका ये रहा, ठीक है। a क्या होगा देखो, पाई बाय 4 डी स्क्वायर प्लस पाई डी एच डिवाइड बाय पाई बाय 4 डी स्क्वायर प्लस पाई डी एच डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपके, पाई बाय 4 डी स्क्वायर एच, पाई बाय 4 डी स्क्वायर एच। इस h की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कीजिए a बाय वी इक्वल्स टू पाई बाय 4 डी स्क्वायर प्लस पाई इंटू डी, एच की वैल्यू क्या है, h इक्वल्स टू डी बाई 2, so this value will be equals to d by 2 डिवाइड बाय पाई बाय 4 डी स्क्वायर, h की वैल्यू क्या है d बाय 2। यहां तक कोई संदेह नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a बाई वी विल बी इक्वल्स टू, देखो क्या आ रहा है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर प्लस पाई बाय 2 डी स्क्वायर डिवाइड बाय पाई बाय 8 डी क्यूब, पाई बाय 8 डी क्यूब, 8 को ऊपर भेज दो, a बाय वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई डी स्क्वायर प्लस 4 पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाय पाई डी क्यूब। सो a बाय वी अगेन कम 6 डिवाइड बाय डी, 6 डिवाइड बाय डी। तो a बाय वी की वैल्यू में चेंज नहीं हो रहा है,
ए बाई वी की वैल्यू में चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन एच और डी के रिलेशन में चेंज हो रहा है। ए बाई वी पिछले केस में भी क्या था 6/d, इस केस में भी क्या है 6/d, लेकिन जो एच और डी का जो रिलेशन है वो चेंज हो रहा है। अगर हम बात करते हैं हमारे साइड राइजर की, उस केस में जो आपका डी है वो किसके इक्वल है, एच के इक्वल है। एच किसके इक्वल है, डी के इक्वल है। लेकिन अगर हम बात करते हैं टॉप राइजर की, तो ये जो आपका एच है ये किसके इक्वल है, d/2 के इक्वल है। तो आप इसको एक छोटी सी टेबल में लिख सकते हो, आपको ये डेरिवेशन पूरा याद नहीं रखना है। डेरिवेशन ये आप अपने आप कर सकते हो अगर आपने एक बार इसे कर रखा है तो एक बार आप इसे खुद बिना देखे कीजिएगा और उसके बाद आपको ये जो डाटा है ये याद हो जाएगा। आपको टेबल क्या बनानी है, टेबल बनानी है। टेबल में आपको क्या लिखना है, टॉप राइजर, एक लिखना है आपको साइड राइजर। यहां लिख दीजिए एच एंड डी में रिलेशन, स्मॉल एच एंड स्मॉल डी। यहां लिख दीजिए ए बाई वी। एक तो सिंपल ही है, ए बाई वी का रेशियो क्या होगा, दोनों के केस में 6/d, दोनों के केस में 6/d। साइड राइजर के केस में एच डी के इक्वल है, और अगर हम बात करते हैं टॉप राइजर के केस में एच विल बी इक्वल्स टू d/2। तो ये टेबल ही सिर्फ अगर आप याद रख लेंगे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है, हमने ऑप्टिमम कंडीशन फाइंड आउट की है फॉर द मिनिमम एरिया ऑफ द टॉप राइजर एंड द साइड राइजर। और ये जो टॉप राइजर और साइड राइजर है इसकी ज्योमेट्री क्या है, सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री है। स्फेरिकल हम क्यों यूज नहीं लेते हैं, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ द लिक्विड मेटल इन केस ऑफ द स्फेरिकल राइजर कहाँ होती है, सेंटर पे होती है। इसीलिए वो सेंटर पर जो लिक्विड मेटल होता है वो कैविटी में एंटर नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो आपका श्रिंकेज होगा वो कंपनसेट नहीं हो पाएगा। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द सिलेंड्रिकल राइजर। ये दोनों हमने डेरिवेशन किया है, इन डेरिवेशन को एक बार आप वापस कीजिएगा। इस टेबल को आपको क्या रखना है, याद रखना है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे डिजाइन ऑफ द राइजर। गुड बाय, टेक केयर।